नमस्कार, मैं सांत्वना श्रीकांत अश्रुत पूर्वा के मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ। अश्रुत पूर्वा जिसने अपने 1.5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, अश्रुत पूर्वा के मंच के माध्यम से जहाँ युवा चेतना के मुखर स्वर को मंच प्रदान हुआ है, वहीं पर हमें अनुभवपगी लेखनियों का भी सहयोग मिला है। अश्रुत पूर्वा अर्थात जो पहले सुना नहीं गया। नाम के अनुरूप ही हमने उत्कृष्ट साहित्य को साहित्य अनुरागियों तक प्रसिद्ध भी किया है। आज हम कार्यक्रम शामे गजल में रुद्र प्रताप सिंह जी के साथ उपस्थित हुए हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी का स्वागत मैं उनकी ही शेर की 2 पंक्तियों के साथ करूंगी कि आज की रात ही वो बुद्ध हुआ है शायद। आज की रात ही वो बुद्ध हुआ है शायद। सस जिहत उसकी कोई चंद्र प्रभा छाई है। रुद्र प्रताप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम आपसे ही आपका परिचय जानना चाहेंगे। धन्यवाद सांत्वना जी। और पहले तो मैं अश्रुत पूर्वा और आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया इस मंच पे आने का। और वैसे तो कवियों की हर कविता ही अश्रुत पूर्व होती है। हर जन्म से पहले जो भी रचा जाता है वो अश्रुत पूर्व ही होता है। तो सबसे पहले तो इस नाम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और हार्दिक साधुवाद इसके लिए, इस प्यारे से नाम के लिए। और नाम तो आपका भी बहुत प्यारा है, बकौल हमारे प्रोफेसर सदानंद शाही। आज के समय में, आज के दौर में अगर सांत्वना के 2 बोल सुनने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज सांत्वना जी के साथ ही बात हो रही है। तो आप जहां तक परिचय की बात है, सुनने वाले जानते ही हैं, नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मेरा तखल्लुस रामिश है। रामिश ये नाम मुझे दिया था मेरे उस्ताद मोहतरम सिराज बनारसी साहब। आज उनकी भी दुआएं मिली, तो बहुत अच्छा है। संभवतः वो थोड़ी देर में शायद वो भी जुड़े। शायद उनके सामने बात करने में मुझे बहुत थोड़ी सी एक संकोच होता है, लेकिन कोई बात नहीं। आज सांत्वना के बोल के साथ सब कुछ सह लिया जाएगा। और देखिए, मेरा जो जन्म स्थान है वो मऊ जनपद है, जिसे आदि छंद की भूमि आप कह सकती हैं, क्योंकि वो तमसा नदी के किनारे बसा है और वहीं पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। और सीता जी जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी, वो हमारे ही गांव में रहती थी। और वहां पे उनका एक बहुत ही भव्य धाम है, बनदेवी धाम। हमारे ही गांव में पड़ता है। हमारे गांव का नाम कहिनौर है और वो बनदेवी धाम की ही छत्र छाया में वो गांव फल फूल रहा है। तो ये कह सकती हैं कि तमसा की गोद में जन्म हुआ है और फिलहाल मैं गंगा किनारे हूँ और गंगा का प्रेमी बन के बैठा हुआ हूँ। तो और जो आपने शेर सुनाया कि आज की रात ही वो बुद्ध हुआ है शायद, शशजहत उसकी कोई चंद प्रभा छाई है, ये गजल लगभग मैं भूल चुका था। और पता नहीं क्यों आजकल फेसबुक भी उसे दिखा नहीं रहा है। और आजकल बड़ी एक समस्याएं भी आ गई हैं कि हम जो भी लिखते हैं वो सीधे फेसबुक पे ही जाता है, और फेसबुक जो स्टोर करके रखता है वो हमारा है, जो स्टोर करके नहीं रखता है प्रायः दिमाग से निकल जाते हैं। लेकिन उसमें तो कुछ शेर इसीलिए मैं याद ये रह गए ढूँढ हैं। लिया। जी, जी। जी, तो उसमें से कुछ शेर याद रह गए हैं जो वो मैं सुना देना चाहूंगा कि स्वागत। गर्म था गर्म था चर्चा ये, क्यों दुख की घटा छाई है। वाह! गर्म था चर्चा ये, क्यों दुख की घटा छाई है। रूह ने चुपके कहा, दिल पे अना छाई है। वाह! रूह क्या ने बात! चुप के कहा, दिल पे अना छाई है। और शेर देखें कि जिसमें जाना को कहाँ देख सके है कोई, इसमें जिसमें जाना को कहाँ देख कहाँ सके देख हैं। सके है कोई, उसके हर अंग पे अलमस्त हया छाई है। वाह! क्या बात है। जिसमें जाना को कहाँ देख सके है कोई, उसके हर अंग पे अलमस्त हया छाई है। और शेर था उसमें कि आज की रात ही वो बुद्ध हुआ है शायद, ससजहत उसकी कोई चंद प्रभा छाई है। और एक शेर जो बड़ा प्यारा लगा था, हमारे मित्र सर्वेश त्रिपाठी जी, वो जुड़े हुए होंगे। जी, और जी। वो शेर था कि झूम उठा है किसी ताऊस के मानिंद मरीज,
झूम उठा है किसी ताऊस के मानिंद मरीज, किसके लब पर ये घटाटोप दुआ छाई है। झूम क्या उठा बात है किसी ताऊस के मानिंद मरीज, किसके लब पर ये घटाटोप दुआ छाई है। वाह! और शेर देखें कि लब पे तो चमका कई बार मुआफी का शम्स। ये शेर को आप इस तरह खोल सकती हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई खता हुई किसी से और हम मुआफ़ी तो माँग रहे हैं, सामने वाला बस एक फ़ॉर्मेलिटी अदा कर दिया, अपने ज़बान पे ला दिया, ठीक है भाई, मुआफ़ कर दिए, लेकिन जो होता अक्सर क्या है होता फिर? है। जी, जी। जी, 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 तो है कि लब पे तो चमका कई बार मुआफ़ी का शम्स, लब पे तो चमका कई बार मुआफ़ी का शम्स, दिल में पर उसके अभी भी वो खता छाई है। वाह! दिल में अभी भी दिल उसके में वो पर खता उसके अभी भी वो खता छाई है। मुआफ़ करने के बाद भी वो खताएँ जाती नहीं हैं, वो दिल में बनी रहती हैं। तो जी, जी, जी। ऐसी ये गज़ल तो है और इस पे ऋतु जी और भी अगर शेर अगर याद आते रहेंगे तो मैं सुनाता रहूँगा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, आप बीच-बीच में सुनाते रहे हमें। जी, जी। ऋतु जी अगर हम अगले हाँ, अपने प्रश्न पर आए कि आपका गज़लों की तरफ रुझान कैसे हुआ? या आपकी प्रारंभिक यात्रा लिखने के लिए कैसे आपने शुरू किया? कैसे आपने लिखना शुरू किया? इस बारे में अगर हम बात करें तो? जी अ, हाँ, ये देखिए साहित्य की तरफ रुझान मेरा बहुत ही संगीत की वजह से समझिए, क्योंकि मैं जब बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक रहा और जब मैं गाँव में पढ़ता था तो अक्सर जो कविताएँ होती थीं, उन पूरी कविताओं को मैं याद कर लेता था और उन्हें गा के सुनाया करता था। तो इस तरह एक जो भी घर में किताबें मिल जाती थीं, मेरे बड़े भाई लोगों की, उनको भी मैं पढ़ जाता था। प्रायः मैं 3-4 क्लास में था, तभी मैं हाई स्कूल, इंटर में जो भी लिटरेचर के जो भी पार्ट होते हैं, वो मैं सब पढ़ लेता था। लेकिन कभी लिखने के बारे में नहीं सोचा। फिर अ उसके बाद हाई स्कूल करने मैं बनारस चला आया और तब से मैं वहीं पे हूँ बाबा विश्वनाथ की छत्र छाया में। तो यहाँ पे यूपी कॉलेज है जो काफ़ी फ़ेमस कॉलेज है अपनी गतिविधियों के लिए अ, उदय प्रताप इंटर कॉलेज। वहाँ पे बहुत ही साहित्यिक माहौल रहा है, उसकी परंपरा जो साहित्य की परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। केदारनाथ सिंह मार्कंडेय सिंह नामवर सिंह अ, ऐसे स्वनामधन्य जो साहित्यकार हुए हैं, वहाँ पे रहे हैं और जिस हॉस्टल में केदारनाथ सिंह रहा करते थे उस हॉस्टल में मैं रह चुका हूँ। तो वहाँ पे एक बड़ा ही साहित्यिक माहौल था, वहाँ पे जो वार्षिकोत्सव होते थे, वहाँ पे उसमें लिटरेचर का बड़ा दखल होता था। तो ऐसे में वहाँ भाग लेने का मौका मिला, सुभाषित प्रतियोगिताएँ होती थीं, जिनमें कविताएँ सुनाई जाती थीं और उन कविताओं को सुनाने के चक्कर में बहुत सारी कविताएँ याद करनी पड़ी। तो कहीं न कहीं उसका एक बीज मन में पड़ने लगा और जब अचानक से प्रेमचंद हावी हुए सर पे, तो प्रेमचंद ने जो भीतर तांडव किया है, अब क्या बताएँ उसके बारे में, तो ऐसा ही लगता था कि अगर कुछ करना है, कुछ लिखना है, तो ऐसा ही किया जाए। तो शुरू-शुरू में तो मन बनाया कि कुछ कहानी लिखी जाए, लेकिन पता नहीं क्यों एक पैराग्राफ लिखने के बाद ही लगा कि अगर कविताएँ सुनाई जाएँ, आज के दौर में अगर कविता लिखी जाए, तो राह चलते हम किसी को सुना सकते हैं। लेकिन अगर एक कहानी लिखी जाए, तो उसके लिए बहुत ही इत्मीनान की ज़रूरत है। हालाँकि कविता सुनने के लिए इत्मीनान की तो नहीं, लेकिन समझने के लिए तो इत्मीनान एक चाहिए ही। बिल्कुल तो सही वहाँ बात। से अचानक से ही चूँकि भावभूमि बन चुकी थी बीज पड़ ही चुका था। बस एक दिन अचानक ही अंकुरण हुआ और कुछ पंक्तियाँ निकल आईं। अब तो याद नहीं है कि पहली पंक्ति क्या थी, पर कुछ शेर जैसा ही था। शेर जी, तो जी। नहीं कहेंगे, लेकिन उस जैसा है। फिर वहाँ से एक शुरुआत हुई। फिर 2 साल यूपी कॉलेज ने बहुत ही पाला-पोसा हमारे जो वार्डन थे अ, बहुत सारे जो वहाँ के शिक्षक थे, उन लोगों ने बहुत ही वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा माहौल है। ये समझिए कि आज भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, जब आप उनकी जो बायोग्राफ़ी है, उस बायोग्राफ़ी में उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ वहाँ की साहित्यिक परंपराओं पर दिया है। तो बहुत ही सुंदर स्थान रहा है और वहाँ से मैं फिर यूपी कॉलेज आया और यहाँ आने के बाद
मेरे उस्ताद से मुलाकात हुई और फिर उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला और आज जो कुछ भी हूँ अपने उन परंपराओं और अपने उस्ताद की देन हूँ। तो रुद्र जी आपने मैंने ये भी प्रश्न साथ में पूछा था कि गज़लों की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? मतलब चूँकि जी, आपने जी, जी, लिखना जी। हाँ, है हाँ, ये प्रश्न छूट गया था। जी, जी। दरअसल शुरुआत में जो पहले कवि जिस यूपी कॉलेज में आने के बाद जिस कवि से मेरा पहला परिचय हुआ ढंग से, वो हरिवंश राय बच्चन थे। वहाँ पे चूँकि पहले भी हमारे सीनियर मधुशाला का पाठ किया करते थे, तो मैंने मधुशाला पढ़ी, मैंने मधुबाला की कविताओं का पाठ किया। लेकिन उसी समय क्या नाम है उनका बशीर बद्र साहब की कुछ किताब हाथ लगी संभवतः आस या इकाई मेरे हाथ लगी थी और उसके बाद दुष्यंत कुमार। जब इनको मैंने पढ़ा तो लगा कि इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति दी जा सकती है। तभी से फिर जब लिखने की बारी आई तो कहीं न कहीं वो दुष्यंत कुमार और बशीर बद्र दोनों ही मेरे दिमाग के दाएँ-बाएँ हिस्से में बैठे हुए थे। फिर वैसी ही चीज़ें फिर प्रकट हुईं। तब फिर वो शेर के फ़ॉर्म में ही आया। हालाँकि बाद में बहुत सारे फ़ॉर्म मैंने अख्तियार किए, दोहा रुबाई, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई, वो शेर से ही हुई थी। तो इसके पीछे वो बशीर बद्र और दुष्यंत कुमार का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अगर आपको कोई अपनी प्रारंभिक गज़ल कोई याद आ रही हो तो हमारे दर्शकों को सुनाएँ आप। जी, प्रारंभिक गज़लों में वैसे तो कवियों की याददाश्त बड़ी बुरी चीज़ रही है। लेकिन नहीं, जो भी जो आपको चीज़ याद आ रहा है सुनाइए। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए पहले तो बहर चीज़ें आती नहीं थी कि क्या छंद है, किस तरह लिखा जाता है, तो ऐसी भी लिखी जाती थी। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है पहली बार जो बहर में कोई चीज़ निकली थी वो थी एक गज़ल और उस समय अम, मेरे ज़हन पे विवेकानंद का बड़ा प्रभाव था। एक ही साथ विवेकानंद और बाद में तो एक दर्शन का प्रभाव था, मैं दर्शन का विद्यार्थी भी रहा हूँ। तो दर्शन का प्रभाव था, वो दर्शन और शायरी मिल के जो एक खिचड़ी पकाती हैं, तो वो पहली छंद में जो गज़ल होती है वो थी कि देखते अब नहीं आईना, देखते अब नहीं आईना, हो गए हैं हम ही आईना। वाह! देखते हो गए अब हैं नहीं आईना, हो गए हैं हम ही आईना, आ क्या रहा है कोई बुद्ध फिर आ आ रहा रहा है कोई है। बुद्ध फिर, हो रही है ज़मीं आईना। वाह! क्या आ बात रहा है कोई बुद्ध फिर, हो रही हो है रही ज़मीं आईना और शेर देखें कि साफ़ है इसलिए कि कभी आप इसमें पूरा अनासक्ति योग का प्रतिबिंब पाएँगी कि आ रहा है कोई बुद्ध फिर, हो रही है ज़मीं आईना, साफ़ है इसलिए कि कभी साफ़ है इसलिए कि कभी कुछ भी रखता नहीं आईना। वाह! जब आप आईने के सामने हो, तो आपको वो पूरा का पूरा दिखा देता है और जैसे क्या आप उसके सामने से हटिए, वो आपकी छाया भी नहीं रखता। तो क्या एक बात अनासक्त व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, वो ऐसा ही होता है। वो पिता के सामने है, तो पुत्र का व्यवहार करेगा जी, पत्नी के सामने है, तो पति का व्यवहार करेगा। लेकिन अगर उसकी अनासक्ति अपनी पराकाष्ठा पे है, तो उनके सामने से हटते ही वो वही होगा, जो उसका इम्पर्सनल या निर्वैयक्तिक व्यक्तित्व है। बिल्कुल। जो एक आईने की तरह ही होता है कि तो साफ है इसलिए कि कभी कुछ भी रखता नहीं आईना और इसी शेर को खोलता हुआ शेर है कि जब कोई सामने हो तो हो, जब जब कोई कोई सामने सामने हो तो हो, हो तो हो, तो हो। आईना फिर नहीं आईना, क्या बात है! आईना फिर नहीं आईना। बहुत फिर नहीं बढ़िया, आईना। जी, क्या तो बात ये है! मेरी प्रारंभिक गज़लों में है जो मुझे याद रह गई और जो जिन्हें याद रखने लायक भी लगी मुझे। तो तो ऐसी ही रुद्र सब जी चीज़ें अगर हैं। हम बात करें आपकी गज़लों के बारे में तो इनका मुख्य प्रारूप क्या होता है? मतलब किस चीज़ पे ये बेस्ड होती हैं गज़लें आपकी? देखिए, जो गज़लों का प्रारूप है वो तो सभी जानते हैं कि वो एक शेर दर शेर गज़ल चलती है।
मतले से शुरू होती है, मक्ते तक पहुँचने में आप जितने शेर उसमें रख पाएँ, प्रायः 5 या 7 शेर शायर रखना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे बाकी शायर भी हैं जो काफ़ी लंबी-लंबी गज़लें भी कहते हैं। लेकिन 5 मिनिमम शेर रखने का एक रिवाज़ रहा है। तो एक तो ये शेर है और हर शेर की एक ख़ासियत ये भी होती है कि वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। आप एक मुसलसल गज़ल भी कह लेते हैं नज़्म की तरह, लेकिन प्रायः हर शेर अलग होता है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी गज़ल की यही है कि वो आपको हर रंग दिखाता है। एक गज़ल में आप एक शायर के सारे रंगों से वाकिफ़ होते हैं। लेकिन अगर मेरी गज़लों की बात की जाए, तो शुरू से ही जैसे मैंने कहा कि मेरे पे दर्शन का बहुत प्रभाव रहा। तो शुरुआत की गज़लों में तो ऐसा होता था कि अ, अगर 5 शेर हैं तो 2 शेर इश्किया हो जाते थे, लेकिन 3 शेर प्रायः दर्शन से ही निकलते थे। अब क्या होता है कि अब तो मुश्किल से 1-2 इश्किया शेर मिलते हैं। हालाँकि मैं मेरी कोशिश होती है कि उसमें सारे रंग दिखाए जाएँ, लेकिन फिर भी एक दर्शन और एक जो भारत की एक सनातन परंपरा रही है, आप उसकी छाप पाएँगी। और इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है कि मेरे व्यक्तित्व की निर्मिति में चूँकि पूरा शरीर और पूरा जीवन ही अपने पिता से मिला हुआ है, मेरे बाबूजी से मिला हुआ है। बचपन से वो मुझे कबीर और तुलसीदास को सुनाया करते थे और जो भी मैंने आज कबीर को पढ़ा है या समझा है, वो उन्हीं से समझा है। बाद में मैंने कभी किताब उठा के कबीर को नहीं पढ़ा। हाँ, तुलसी को ज़रूर पढ़ा लेकिन कबीर को कभी नहीं पढ़ा, लेकिन वो मेरे मन में कहीं न कहीं वो रच बस गए थे। और ऊपर से फिर जो दर्शन की थोड़ी बहुत पढ़ाई, जो भारतीय, पाश्चात्य जो भी दर्शन हैं। बाद में संतों से मेरा बड़ा लगाव रहा। संतों के बारे में जानना, उनके बारे में समझना और इसके थ्रू योग की तरफ बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें मिलके मेरे गज़ल या जो भी मैं शेर कहता हूँ, उसमें वो झाँकती हैं। कई बार मुझे इसके लिए आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है कि थोड़ी रिवायत से हट के हो जाती हैं मेरी गज़लें, मेरे शेर। अब ये शेर कहाँ आप पाएँगी कि जैसे अभी हाल ही में एक गज़ल हुई थी, उसका एक शेर था कि उम, पीपल तले जो बैठा था जोगी, है उसका कौल पीपल तले जो बैठा था जोगी, है उसका कौल, कहलाए जोग चढ़ने लगे जब शजर पे मीन। वाह! यानी कि पीपल तले जो योगी बैठा था ये उसका वचन है कि उसका कथन है कि योग तब कहलाता है जब मछली पेड़ पे चढ़ने लगे। तो ये पूरी तरह से एक यौगिक शब्दावली है, एक तांत्रिक शब्दावली में ये सारी चीज़ें उतरती हैं। जैसे कबीरदास कहते हैं कि देखा एक अचंभा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। तो ये इन तरह की चीज़ें जो मेरे ज़हन में कहीं न कहीं बनी हुई हैं और कुछ जो मेरी प्रैक्टिस में आई हैं, वो सारी चीज़ें वो गज़लों के फ़ॉर्म में अपने ढंग से निकलती हैं, जिसमें कुछ गज़ल के अपने फ़ॉर्म का रोल होता है और कुछ जो मेरी उस पे प्रतिक्रिया होती है, उससे मिल के ये सारी चीज़ें निर्मित होती हैं। तो रुद्र जी इसी बात पे कोई हमें ऐसी गज़ल भी आप सुना दें, हालाँकि आपने एक शेर सुनाया तो एक गज़ल भी सुना दें आपसे आग्रह है। जी, जी। मैं कोशिश करता हूँ कि जी। एक तो याद रहने वाली बड़ी समस्याएँ होती हैं। एक गज़ल मैं सुनाता हूँ आपको। गज़ल के अलावा एक रुबाई सिन्फ़ है जो आप जी, बिल्कुल, उमर बिल्कुल सुनाइए। ख़य्याम जो रुबाई के खुदाए सुख़न कह सकती हैं। जी, जी। तो रुबाई मेरी बड़ी ही पसंदीदा सिन्फ़ है और मेरे उस्ताद जो हैं वो उस्ताद सिराजुल आरिफ़ीन साहब, सिराज बनारसी साहब, ये रुबाई के बहुत बड़े उस्ताद हैं और इनके पास रुबाइयों का दीवान है, इंजील ख़याल। अच्छा, अ, और ये 786 रुबाइयों का दीवान है और प्रायः अच्छा, उर्दू में अब तक सिर्फ़ 14 उर्दू के जहाँ तक मेरी जानकारी है 14 उर्दू के दीवान हैं, रुबाइयों के दीवान हैं, जिनमें 14वाँ मेरे उस्ताद का ही है। तो उनके साथ उठने-बैठने से एक रुबाई की तरफ मोह बढ़ा और एक फ़िराक साहब
जैसा कि आप प्रायः मेरी ज़िंदगी में उनका बड़ा रोल है। अगर मैं उन्हें अपना मानस गुरु कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जी। ये चीज़ वो रुबाई उनसे भी उनकी रुबाइयाँ बहुत ही प्रिय रही हैं और आप देखेंगे कि मेरे मेज़ पे हमेशा फ़िराक साहब बने रहते हैं। मैं जी, उनके बगैर रह नहीं सकता। एक दिन बगैर पानी पिए रह सकता हूँ, लेकिन लगता है कि फ़िराक साहब के बगैर रहना मुश्किल है। तो क्या उनसे रुबाइयों का और रहा तो कुछ रुबाइयाँ पहले मैं रुबाइयों से शुरू करता हूँ जी, बिल्कुल और स्वागत आप है। देखेंगे कि हाँ, उन रुबाइयों की खिड़की से आप पाएँगे कि जो मेरे भीतर का गज़लकार है, वो कैसे सोचता है। देखिए रुबाई है कि मिलती है गुलामों को कहीं आज़ादी, मिलती है गुलामों को कहीं आज़ादी, आज़ाद ही पाते हैं हँसी आज़ादी। वाह! क्या बात है। मिलती है मिलती गुलाम है गुलामों को कहीं आज़ादी, आज़ाद ही पाते हैं हँसी आज़ादी, होता है जो आज़ाद ज़मीं से रामिश, होता है जो आज़ाद ज़मीं से ज़मीन रामिश, दे देता है उसे अर्शे बरी आज़ादी। क्या अर्शे बात बरी यानी जो सर्वोच्च आकाश है, वो है। आज़ादी देता है। देखिए अब ये रुबाई निकलती कहाँ से है? ये आई कहाँ से? ये ख़्याल जो है कि जो ज़मीन से आज़ाद होता है, उसे अर्शे बरी यानी आकाश रुद्र जी आपका कनेक्शन थोड़ा कट रहा है शायद। अ, आप ऑडिबल नहीं हैं। आपको आवाज़ आ रही है? हेलो रुद्र जी आपको आवाज़ आ रही है? आपकी स्क्रीन फ्रीज़ हो रही है। आप दोबारा एंटर कर लें उसमें। आप हैं? जी, जी, जी। अभी आ रही है आपकी आवाज़। हेलो। जी, जी। हाँ, हाँ, वो कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था। जी, जी, कोई बात अच्छा नहीं ये आप कह बताइए सकते अगर अ, हाँ, 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 टेक्निकल बोलिए फ़ील्ड आप। में तो मैं मतलब तकनीक के मामले में समझिए कि मैं अभी बहुत बच्चा हूँ। कोई अभी बात नहीं आप बताइए। घुटुर घुटुरवन शिशु हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से ये मुझे जो कमेंट्स आ रहे होंगे उस पे मैं कैसे देख सकता हूँ? अच्छा आप कमेंट्स देखना मुझे यहाँ चाहते से हैं। दिख नहीं रहा है कुछ। मैं पढ़ के सिर्फ़ आपको मुझे आप बता दिख दूँ रही क्या? हैं, आप तो ये तो मैं आपको सांत्वना का विषय है लेकिन जी, जी, जी। तो क्योंकि हाँ, जी, जी, ये मतलब कुछ हमारे मित्र जुड़े होंगे तो अगर जी, थोड़ा जी, उनसे भी मैं कुछ आपको वार्तालाप बता हो जाएँगे, देती अगर हूँ, उनके मैं भी कुछ क्लियर प्रश्न होंगे शायद तो हाँ, उन आपसे प्रश्नों शायद को लिया जा शेयर सकता है। जी, जी, जी। मैं बताती हूँ रुद्र जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? रुद्र जी आई एम ऑडिबल जी। टू यू? हेलो, जी, आवाज़ जी, आ जी, रही है? जी। प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज़। जी, जी। तो मोहित जी लिख रहे हैं कि रुद्र भैया को प्रणाम। हाँ। आशुतोष मिश्र लिखते हैं कि वाह! हुँ, हुँ। सर्वेश सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, वो लिखते हैं हुँ। कि कवित्व वनिता के चतुर प्रेमी रुद्र भाई की जय हो। गज़ल की ओर इनका रुझान किसी गज़ाले राना की देन है, जिसे बता नहीं रहे हैं। साफ करती है वो आईना पाँव से सुनाइए। तो इन्होंने एक गज़ल का भी ओह! आग्रह किया क्या है कि साफ करती है वो आईना पाँव से अ, सुनाइए। हाँ, हाँ, वो देखिए वो एक मेरा शुरुआती एक शेर है जो जी, जी। सर्वेश त्रिपाठी अभी 1 सप्ताह की ईरान यात्रा से लौटे हैं। ईरान यात्रा ये जी, फ़ारसी जी। के बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा, अच्छा। फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, अवधी अ, नेपाली तक में मतलब एक तरह से कह सकती हैं आप कि इस वक़्त मल्टीलिंगुअल मतलब शायर हैं। आधा दर्जन भाषाओं में इनकी गति है और बहुत अच्छी गति है। क्या बात और क्या बात है। फ़ारसी और संस्कृत के तो प्रकांड पंडित हैं, समझिए और जी, जी, जी। इस वक़्त ये जम्मू जम्मू संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं और अभी क्या बात फ़ारसी काव्य पाठ के लिए ये
ईरान गए थे, वहाँ से लौटे हुए हैं। तो ये जो इनकी फरमाइश है, वो फरमाइश मतलब देखिए मैं भूल गया था, लेकिन अक्सर मित्रों को ये सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। वो मतलब वो एक शुरुआती दौर में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो शेर है कि जब चली जाती है वो मेरे गाँव से, जब चली जाती है वो मेरे गाँव से, धूप लगती है मुझको घनी छाँव से। चेहरा क्या होगा उसका ज़रा सोचिए, चेहरा क्या चेहरा होगा क्या उसका ज़रा सोचिए, सोचिए। साफ क्या करती है वो आईना पाँव से। क्या बात है, क्या तो बात है। तो ये शेर था। और मोहित भाई को मेरा सस्नेह नमन। और इसके बाद और और भी कुछ कमेंट कमेंट। आए आपके लिए, मैं जी, पढ़ती जी, हूँ। जी, जी। अगला कमेंट है शिवदत्त द्विवेदी द्विज जी का। तो वो जी, कहते जी। हैं कि कवि की निर्माण प्रक्रिया जानना चाहता हूँ। मैं पहले प्रश्न पढ़ देती हूँ, फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। जी। जी, जी। सर्विस त्रिपाठी जी दोबारा कह रहे हैं कि यह प्रश्न प्रीपेड है, पहले भेजिए फिर कुछ बताते हैं। अब ये इसका मुझे समझ नहीं आया लिंक क्या नहीं, नहीं, है। फिर से क्या 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 कहते हैं ये? ये कह रहे हैं कि यह प्रश्न प्रीपेड है, पहले भेजिए हुँ। कुछ फिर बताते हैं। हाँ, हाँ, वो प्रीपेड प्रश्न है, मतलब उसमें कुछ अच्छा, अच्छा। कुछ कुछ जी, पे जी, करना पड़ेगा मुझे। जी, जी। अच्छा, कोई तो बात उनसे नहीं। उनसे उनसे वहीं पे कुछ पेटीएम का और क्या कुछ लिंक माँग लीजिए, तो मैं भेजता हूँ कुछ। हाँ, हाँ, ठीक है। अब अभी अश्रुत जी। पूर्वा पर हम उनको बुलाएँगे अब शाम-ए गज़ल में अगली हाँ, बार। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, जी। एक मेरा और उनको साथ में रखिए, फिर हम जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप चलिए, लोगों बिल्कुल, का हम बिल्कुल, ये बिल्कुल, एक हाँ। फिल्म कार्यक्रम करवाते हैं। फिर ये जी, जी। अगला है शिवदत्त द्विवेदी जी दोबारा कह रहे हैं कि मेरा भी नाम ले लीजिए तो अच्छा लगता। हाँ, हाँ। हाँ, ये भाई आप शिवदत्त हैं, द्विवेदी द्विज हैं, और जो द्विजों का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। हमारी परंपरा में द्विज होना एक दूसरा बड़ी जन्म बात। प्राप्त करना है। तो ये जी, साहब बिल्कुल। तो हम लोगों के साथ कई जन्म ले चुके हैं। और बहुत ही अच्छे हिंदी के कवि हैं और शिक्षक हैं और बहुत ही अच्छे मित्र हैं। देखिए कितने इनके बारे में अश्रुत क्या लोग आ कहें। रहे और हैं इन अश्रुत पूर्वा कभी के इनकी मंच पर। कविताएँ पढ़ी जानी चाहिए। जी, बिल्कुल, तत्सम बिल्कुल। तत्सम का जो सौंदर्य इनकी कविताओं में मिलता है, मुझे वो कहीं प्राप्त नहीं हुआ। इनके बारे में मुझे यही कहना है। रुद्र जी, मैं अ, ये कह रही थी और कि अश्रुत पूर्वा के मंच जी, पर और बहुत कोई? अश्रुत कवि लोग आ रहे हैं, नहीं? जी, जी। अगला अगला कमेंट है मोहित जी, जी का। वो कह रहे हैं आशिकों के हैं कयाम कुछ हम नेटवर्क लोग की सुनाइए। प्रॉब्लम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? आपकी आवाज आ रही है। एम ऑडिबल? मैं मेरी आवाज आ रही है। जी, जी, जी। तो रुद्र जी, ये एक रिक्वेस्ट है आपके लिए कि आशिकों के कयाम हम लोग, ये वाली गजल सुनना चाहते हैं आप, मोहित जी। आपको आवाज नहीं जा रही है शायद। रुद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? रुद्र जी के साथ कनेक्शन एरर है कुछ। रुद्र जी, आवाज आ रही है आपको? ये नेटवर्क की वजह से चीज़ें चली गई जी, थी। जी। रुद्र जी, आप हाँ। कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज अब आपकी गजलें नहीं हो पाएंगी। कुछ में जी, जी, नेटवर्क जी, जी। एरर। जी, जी। हाँ, तो अभी क्या कर रही थी कि किसका कमेंट पढ़ रही थी आप? ये हाँ, ये मोहित जी ने लिखा है कि आशिकों के हैं कयाम हम लोग सुनाइए। अरे वाह! बड़ी अच्छी गज़ल उन्होंने याद दिलाई। तो जी, और भी उसके पहले का कुछ प्रश्न हो तो उससे पहले एक रुबाई मैं सुनाता हूँ, फिर उसके जी, बाद बिल्कुल। फिर उस या फिर मैं उस गज़ल पे ही आता हूँ। इसके लिए शुक्रिया मोहित भाई का याद दिलाने के लिए। मोहित यहाँ सोनभद्र में शिक्षक हैं, मेरे बड़े ही अज़ीज़ हैं और मुझे एक बड़े भाई की तरह
सम्मान देते हैं और बहुत ही अच्छी नवगीत और पद रचना में बेजोड़ हैं और इनकी जो एक सामाजिक चेतना है और वो बहुत ही कोमल ढंग से व्यक्त होती है इनकी कविताओं में। तो उनके रिक्वेस्ट पर ये गज़ल के मतलब देखें कि आशिकों के क़याम हैं हम लोग, क्या बात आशिकों के क़याम हैं हम लोग, इश्क के 4 धाम हैं हम लोग। क्या बात है! आश इश्क के 4 धाम हैं हम लोग, सही जी बात है। आशिकों के क़याम हैं हम लोग, इश्क के 4 धाम हैं हम लोग, मिसले हनुमान हिज्र के बन में। मिसले मिसले हनुमान हनुमान हिज्र हिज्र के के बन बन में, राम के गाम-गाम हैं हम लोग। क्या गाम-गाम यानी बात! कदम-कदम। कि मिसले कदम-कदम हनुमान हिज्र राम के के बन में, राम के गाम-गाम हैं हम लोग, हर सिया के लिए दसानन हैं। क्या हर बात! सिया के लिए दसानन हैं, वैसे कहने को राम हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, हर बहुत बढ़िया। सिया के लिए बहुत शुक्रिया कि हर सिया के लिए दसानन हैं, वैसे कहने को राम हैं हम लोग, रूप धारे अरूप सीता के। रूप रूप धारे धारे अरूप अरूप सीता। सीता के, राम का उल्टा नाम है हम लोग। क्या बात है! अ, बहुत देखिए बढ़िया। ये जो शेर है इस शेर के बारे में बस 2 शब्द कहना चाहूँगा कि रूप धारे अरूप सीता के। सीता एक वो प्रकृति रूपा हैं, वो पराशक्ति हैं, तो उन्हीं का वो रूप है। तो रूप धारे हम सब जो हैं वो प्रकृति का ही अलग-अलग रूप हैं। तो हम एक सीता के ही वो जो अरूप है, जो उस अरूप सीता की बात हो रही है जिस प्रकृति का कोई रूप नहीं है, जिस पराशक्ति का, हम उसके ही अलग-अलग रूप हैं और रूप धारे अरूप सीता के राम का उल्टा नाम है हम लोग। राम जो हमारे शरीर में अंदर-बाहर रमण कर रहा है, यानी कि जो हमारा प्राण है, ये राम है और इसका उल्टा नाम क्योंकि ये जो श्वास है, संतों का मानना है कि ये उल्टी ही चलती है, तो उसका हम उल्टा नाम है। तो रूप क्या बात! धारे अरूप सीता के, राम का उल्टा नाम है हम लोग, द्वारकाधीश बन के बैठे हैं। ये शेर देखें, बहुत ही खास ध्यान चाहूँगा आप सभी का कि द्वारकाधीश बन के बैठे हैं, कितने बदबख्त श्याम हैं हम लोग। क्या बात है! कितने कितने बदबख्त बदकिस्मत श्याम श्याम हैं। हैं हम लोग कि द्वारकाधीश बन के बैठे हैं, कितने बदबख्त श्याम हैं हम लोग, जिसकी सुबह विसाल हो न सके, जिसके मिलन की सुबह नहीं हो सके, कि जिसकी जिसकी सुबह विसाल हो न सके, उसी बिरहन की शाम है हम लोग। क्या बात है! क्या बात! जिसकी सुबह विसाल हो न सके, उसी उसी बिरहन की शाम है हम लोग। बस कुछ शेर आगे बहुत ही मुश्किल अल्फाज हैं, तो उनको छोड़ देते हैं और तो ये कमेंट में से 2 रिक्वेस्ट और लूँगी मैं, फिर मैं अपने प्रश्न पूछूँगी, नहीं तो पता चला कि मैं जी, प्रश्न जी, नहीं जी। पूछ पाई आपसे। तो ये रविकांत जी हैं, रविकांत पांडे जी, उन्होंने कहा है कि आईना फिर नहीं, आईना पढ़िए। ये शायद तो आपकी ये किसी तो गज़ल। जी। वो मैंने पढ़ी है शुरू में ही जो आपने अच्छा, कही हाँ, ना कि हाँ। प्रारंभिक गज़लों जी, में। हाँ, जी, जी। ठीक तो है, सर्वेश त्रिपाठी जी संभव कह रहे हैं कि हेलो, हाँ, आवाज़ जी, आ जी। रही है? जी, 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 सर्वेश जी बिल्कुल। कह रहे हैं कि चंद्र प्रभा छाई है भी सुनाइएगा। तो वो तो लग रहा है कि वो भी लेट जुड़े हैं, तो जी, ज़रूर तो उसके ठीक है, फिर उसके मैं शेर अपने कुछ प्रश्न की तरफ आती हूँ। जी, जी। मैंने एक शेर पढ़ा था आपका कि ले पहले भू से रूह की भक्ति सिया जन्म, होगा अवध में दिल के तभी राम का जन्म। जी, ले पहले भू से रूह की भक्ति सिया जन्म, होगा अवध में दिल के तभी राम का जन्म। सीखा है ये फिराक सीखा ये फिराक से रामिश की किस तरह लेता है लफ्ज लफ्ज गजल में नया जन्म। तो एक तो मैं जी। फिराक जी के नाम से पूछना चाहूंगी कि ये फिराक जी के किस शेर से प्रभावित है, इसके इस अ, पीछे की देखिए वजह बताएं। वैसे जो ये जो पंक्ति है कि लेता है लफ्ज़ लफ्ज़ गज़ल में नया जन्म, ये फिराक साहब का ही है और जैसा कि मैं बताया कि अ, फिराक साहब का एक बड़ा असर रहा है। अ, फिराक साहब का रंग और फिराक साहब के बारे में बात करते हुए तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है उनको ख़ास तौर से फिराक साहब को पढ़ते हुए अ,
अक्सर मुझे इस बात की फीलिंग आती रही है कि जैसे मैं ही पूर्व जन्म में फिराक था। ये क्या बहुत ही हँसी वाली बात है, लेकिन मैं इस मामले में मेरा हृदय बहुत गंभीर रहा है, क्योंकि जब भी मैं फिराक साहब को पढ़ता हूँ, मैं किसी अन्य व्यक्ति के रूप में उन्हें नहीं पढ़ पाता। ये शायद जो एकात्म भाव है, ये कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कि जैसे लगता है कि सब कुछ मेरा लिखा हुआ है, या सब कुछ मैंने पहले से ही मेरा पढ़ा हुआ है, जिसे मैं फिर से दोबारा पढ़ रहा हूँ, या मेरा ही रचा हुआ है। तो फिराक साहब का एक बड़ा असर रहा है, और मेरी शायरी पे सबसे अधिक अगर किसी का असर है तो फिराक साहब का ही है। तो जी, फिराक साहब, एक वक़्त ऐसा था कि जब मैं अगर दिन में 12 घंटे पढ़ता था, तो 6 घंटे विवेकानंद को पढ़ता था और 6 घंटे फिराक साहब को पढ़ता था। क्या तो बात है! तो ऐसा असर इन दोनों लोगों का रहा मेरे ऊपर। तो फिराक साहब का वो शेर है कि कारे मुरक्का साज़ नहीं फ़न्ने शायरी। जो ये शायरी का फ़न है, ये कोई आभूषण बनाने का काम नहीं है। जी, या ये उस तरह का कोई कार्य नहीं है कि कारे मुरक्का साज़ नहीं फ़न्ने शायरी, लेता है लफ्ज़-लफ्ज़ ग़ज़ल में नया जन्म। अ, क्या बात! कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि कोई भी लफ्ज़ जो समाज में, मतलब हमारे सोसाइटी में कोई भी जो शब्द बोले जाते हैं, वो कविता में हूबहू नहीं आते। कविता में आने के बाद उन्हें एक नया जन्म मिलता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम खो चुके हैं आज। लेकिन जब वो हम शायरी में या फिर साहित्य की किसी भी विधा में जब उनका एक बार इस्तेमाल हो जाता है, तो उन्हें मानो वो द्विज हो जाते हैं। मानो उन्हें दूसरा जन्म मिल जाता है। तो ये उस बात को है, और कहीं न कहीं आप देखिए, एक कवि का, एक शायर का एक बड़ा रोल समाज में यही है कि उन शब्दों को जीवित रखता है, उन शब्दों के पीछे जो भावनाएँ छिपी हैं, उन्हें वो टच करता है, उन्हें वो उजागर करता है। तो वो शेर इतना अच्छा लगा कि मुझे फिर कहना पड़ा अपने लिए भी कि सीखा है ये फिराक से रामिश के किस तरह, लेता है लफ्ज़-लफ्ज़ ग़ज़ल में नया जन्म। और एक चीज़ और आप देखेंगी, संभवतः आपके मन में ये प्रश्न उठ भी रहा होगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही उठा दूँ। अ, जी, अभी नहीं, या तो 10 मिनट बाद आपके मन में वो बात आएगी कि फिराक साहब का एक मानना था कि ग़ज़लों में जो जो ग़ज़ल की परंपरा रही है, वो शुरुआत में तो बहुत ही भारतीय परंपरा से प्रभावित रही, ब्रज और अवधी कविताओं से प्रभावित रही। लेकिन बाद में उसपे बहुत बड़ा असर ईरानी कल्चर का पड़ा, क्योंकि चूँकि ग़ज़ल हमारे पास एक वाया ईरान ही पहुँची, अरब से। तो एक बड़ा असर चूँकि फ़ारसी कवियों ने ही उर्दू शायरी की तरफ भी रुख किया। आप देखेंगे मीर, गालिब, ये जितने बड़े शायर हैं, इनके अलग से फ़ारसी के भी दीवान हैं। ये फ़ारसी के भी बहुत अच्छे शायर रहे हैं ये लोग। तो वो असर पूरा जो उनके रूपक हैं, वो जो अलंकार हैं, जो उनकी उपमाएँ हैं, वो प्रायः वहीं से आती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक अजनबियत का एहसास होता है, उनको पढ़ते हुए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हुमा पक्षी है या फिर अन्य पक्षी, जो हमारे यहाँ नहीं हैं, जो हमारे यहाँ नाम भी नहीं है, उनका मतलब भी नहीं पता, तो हमें उनके लिए फिर डिक्शनरी देखना पड़ता है। फिराक जी, साहब जी, का ये मानना था कि जब तक अ, जैसे एक चीज़ उन्होंने कहा कि भारत में जितनी भाषाएँ हैं, उनकी जितनी भी शायरी आप पढ़िए, सारी भाषाओं की कविताओं में एक भारतीयपन है, एक भारतीयता बोलती हुई दिखाई देती है, भारतीय लबो-लहज़ा, भारतीय संस्कृति बोलती है। लेकिन उर्दू शायरी में ये इसकी एक बड़ी कमी महसूस होती है। बिल्कुल। हालाँकि उस कमी को दूर करने में जितने भी बड़े शायर हैं, उनका बहुत अहम योगदान है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि प्रकृति और बच्चों के बारे में बहुत कम लिखा गया। या फिर आप एक और असर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी देवमालाई कैफ़ियत है, राम, कृष्ण, सीता, राधा, ये मात्र एक व्यक्तित्व ही नहीं, मात्र एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व ही नहीं है। ये एक प्रतीक हैं हमारे, हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं ये। हम इनके माध्यम से, हमें जैसे आप लैला मजनू का नाम पा जाएँगी, लेकिन शायरी में उनका कहना था कि हम जितना राधा और कृष्ण से अटैच होंगे, वो लैला मजनू से नहीं हो सकते। जैसे एक सीनियर सर हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे घर बच्चे नहीं, हमारे घर राम जन्म लेते हैं। जी, जी, हमारे आप घर हाँ, ये इन लोकगीतों में भी देखिए, जी, जैसे जी। हमारे जो लोकगीत हैं, उन लोकगीत में एक जब शादी भी होती है, तो जो दूल्हा बनता है, उसे कहते हैं कि वो राम है।
और अभी एक जो साबरी ब्रदर्स सिंध में जिन्हें जिन्हें कव्वाली के लिए मार दिया गया, वो कव्वाली में यही था कि वो दूल्हे को किसी मतलब किसी बड़े व्यक्ति से उन्होंने एक प्रतीक के रूप में रख दिया, जो लोगों को पसंद नहीं आई वो सारी चीजें, चूंकि कट्टरता हर तरफ है। तो जी, जी, ये सारी चीजों की बात है। तो आप देखेंगे कि जैसे कि वो फिराक साहब वाला शेर था, उसमें राम सीता के माध्यम से मैं प्राय कुछ बातें कहने का प्रयास करता हूँ, जी, और जी। कभी-कभी वो बहुतायत में भी हो जाती हैं चीजें, क्योंकि अभी शायरी मेरी अंगड़ाई ही ले रही है, अभी तो इसे बहुत दूर तक जाना है, अभी तो एक शुरुआत है। जी। रुद्र जी, जैसा मैंने देखा कि आपके जो गज़ल है और शायरी इसमें कुछ एक विशेष शैली का आपने प्रयोग किया है। और तो मैं इससे जानना चाहूँगी कि आपकी शायरी और गज़लों में मुख्य तत्व क्या हैं? इनके निर्मात्री तत्व क्या होते हैं? जी, देखिए मैं अभी दरअसल देखिए बात मैं वही कह रहा था कि जी, जी। आप देखेंगे कि मैं जो हमारे प्रतीक हैं, मैं प्रायः कोशिश करता हूँ कि वो प्रतीक भारतीय हों, हिंदुस्तानी हों, ताकि वो चीज़ें हमारे तक पहुँचे। और दूसरी बात ये है कि इस परंपरा ने जो मुझे दिया है, या जो मैंने इस परंपरा से जितना मैं ले पाया हूँ, क्योंकि ये तो अथाह सागर है, जितनी भी बूँद मैं चुरा पाया हूँ, ले पाया हूँ, अ, जितनी भी बूँदों से अपने होठों को तर कर पाया हूँ, तो ये उन चीज़ों को ही मैं व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कविताओं में कि उसमें कोई बनावटीपन ना हो। पहला जी, बनावटीपन ये कि ये नहीं कि जो मैंने ना जिया हो, वो भी मैं लिखने का प्रयास करूँ। पहली कोशिश तो मेरी यही है कि मैं जो कुछ भी जी रहा हूँ, जो कुछ भी महसूस कर रहा हूँ, उसे व्यक्त किया जाए। बाकी तो शायरी का काम ही है मजमून बंदी, वो विषय बंदी, मतलब अब एक शायर कुछ लिख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसके सारी चीज़ें उसके साथ घटें ही। लेकिन पहली कोशिश तो मेरी यही है कि जो चीज़ मेरे मन में घट रही हैं या मेरे जीवन में घट रही हैं, उन्हें मैं रखूँ। हालाँकि मेरा जीवन, बाह्य जीवन बहुत ही बहुत घटनाओं से परिपूर्ण नहीं है, बाकी शायरों की तरह कि उसमें बहुत कुछ ऐसी घटनाएँ हों जो जिन्हें बहुत व्यक्त करना ज़रूरी हो। चूँकि आंतरिक जीवन मैं मानता हूँ कि मेरा बाहरी जीवन से काफ़ी समृद्ध है, और अ, आंतरिक जीवन का बड़ा हिस्सा रहा है मेरा, तो उसी चीज़ को व्यक्त करने में अभी लगा हूँ। जितना भी व्यक्त कर पाया हूँ थोड़ा बहुत, वहीं से सारी चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ें उनमें जैसा कि मैं बताया, योग, ध्यान और जो हमारी संस्कृति है वो, उन संस्कृति जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनके माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास। तो ये सारी, जैसे अभी एक शेर कभी रामनवमी के दिन मैंने शेर कहा था कि अ, आती है हर एक साल ही नवमी रामेश, आती है हर एक साल ही नवमी रामेश, काश हो दिल के अवध में भी कभी राम जन्म। क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो क्योंकि जैसे तुलसीदास हैं, ज़रूर रामचरितमानस में कहते हैं कि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जो दशरथ के आंगन में जो विहार कर रहे हैं वो मुझ पे कृपा करें। लेकिन आप देखेंगे कि जो पूरे इन संतों का उद्देश्य है वो ये है कि अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरें। जब तक ये मन मंदिर में, अवधेश के आंगन में राम का विहरना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे मन के आंगन में उनका विहरना महत्वपूर्ण है। तो वो जन्म अवध से अधिक अगर हमारे मन में हो जाए, तब उस जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारे पर्व हैं, उनका महत्व है या उनकी सार्थकता है इसमें। तो अब ये शेर यहाँ से होता है, तो अब तो राम का जन्म होगा कैसे? जब तक भक्ति सिया का जन्म ना हो। आप देखेंगे कि जहाँ तक जो मेरी जानकारी में है कि सीता राम से बड़ी थीं उम्र में। तो हुँ, ये उम्र में बड़ा होना यही है कि भक्ति की उम्र ईश्वर से बड़ी है। पहले भक्ति जन्म लेती है, फिर बिल्कुल। उसको ग्रहण करने के लिए या उसका वरण करने के लिए फिर राम का जन्म होता है। फिर वो ईश्वर आते हैं उसी भक्ति को वर्ण वर्ण करने के लिए। जी, अभी जैसे इससे मुझे अपना ही एक शेर याद आया कि देखिए फिर इन प्रतीकों के माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ, स्त्री जी, विमर्श की बातें चलती हैं, लेकिन देखिए एक एक परंपरा में डूबा हुआ व्यक्ति स्त्री विमर्श को किस तरह रखता है कि दिल में राधा के जो तराना था, क्या दिल बात है! में राधा राधा के जो तराना था, कृष्ण को गीता में सुनाना था। क्या बात है! बहुत बढ़िया। ये जो जो राधा का निष्काम प्रेम है, वही कृष्ण के पास निष्काम कर्म बन के जाता है।
जो बहुत बढ़िया। राधा से कृष्ण ने जो निष्काम प्रेम सीखा है, वही उनके पूरे जीवन में व्याप्त होता है। तो दिल में राधा के जो तराना था, कृष्ण को गीता में सुनाना था, राम को वर चुकी थी वैदेही, राम राम को वर चुकी थी वैदेही, चाप का भंग तो बहाना था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चाप का भंग तो बहाना था। बहाना था। तो आप देखेंगे स्वयंवर से पहले ही राम वर्ण राम तो जो वरने का अधिकारी होते हैं चाप भंग के बाद, लेकिन सीता हृदय में पहले ही वर्ण कर लेती हैं, और वो पहले ही चाहती हैं कि, और वो प्रार्थना भी करती हैं कि भाई शिव, इस जो धनुष है इसकी गुरुता को थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि ये जो सुकुमार क्या जो किशोर है वो उसे उठा सके, ताकि, तो वर्ण तो वहां हो चुका है। और आज देखिए, आज स्त्रियों के वर्ण करने में कितनी सारी समस्याएं हैं हमारे देश के बहुत सारे भूभाग में, बहुत सारे भागों में खाप पंचायतें हैं और क्या क्या हैं जो इन सारी चीजों पे अंकुश लगाए बैठी हैं। तो इस तरह ही, तो यही आप देख सकती हैं मेरी जो देखिए, शायरी का इस हुलिया है। की बात से मेरे ज़हन में एक प्रश्न आता है कि चूँकि आप जैसे अभी तक हम सुनते हैं कि ग़ज़लें या तो खलिश उर्दू में होती हैं और जो आप नए तरीके के बिंब प्रयोग कर रहे हैं, तो इनको लोग कितना स्वीकार कर पाते हैं? कितनी लोकप्रियता है इनकी? देखिए इसमें दोनों तरफ से चीजें हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे दोनों तरह से फीडबैक मिले हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ये है कि जो इससे जुड़ पाते हैं उन्हें लगता है कि ये अच्छी चीजें हैं। वो उन जो दरअसल जो मैं बातें कह रहा हूं इन प्रतीकों के माध्यम से, उन बातों की स्वीकारोक्ति पहले ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम गजल के फॉर्मेट में नहीं चाहते ऐसी बातों को कहना। बिल्कुल। जैसे हम चाहते हैं कि पूरी तरह से गजल आशिको माशूक की ही बातें उसमें होती रहें, लेकिन लेकिन गजल ने बहुत सारी अलग अलग वक्त पे करवट बदली है, और उसमें बहुत सारे तत्व अलग अलग समोए हैं। अदम गोंडवी से लेकर और फैज अहमद फैज और बाकी लोगों ने काफी प्रयास किया है कि शायरी के कलेवर को थोड़ा सा बदला जाए, उसमें नए विषय लाए जाए। तो जब भी कुछ नए विषय लाए जाते हैं तो दिक्कत तो होती ही है हर सुनने वाले को, समझने वाले को, जो थोड़ा सा जिसका ज़हन थोड़ा सा रूढ़िबद्ध है, उसे थोड़ा स्वीकार करने में वक़्त लगता है, और जो थोड़ा सा खुला हो, वो स्वीकार जल्दी कर लेता है। लेकिन मेरा मानना है कि एक लेखक को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, एक कवि को, कि स्वीकार हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। वक़्त के साथ सब कुछ स्वीकार हो जाता है, और ना भी हो तो फिर हमारी अभिव्यक्ति तो है, हमारी संतुष्टि सबसे प्रथम है। अगर हम संतुष्ट हैं उसको रचने में, तो एक दिन रच के चले जाना है। फिर कारोक्ति उसपे की बहुत सुंदर बहस मुबाहिसे होते रहेंगे। जी, 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 जी। हाँ, लेकिन रुद्र एक जी चीज़ हम है कि एक चीज़ और है, मैं इस पे कह दूँ, जैसे बहुत सारी बातें होती हैं अ, इसके पे जो पहला प्रश्न ये उठता है कि उसमें मैं हिंदी के लफ्ज़ लाने पड़ते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे मैं उर्दू में उनका कोई पर्यायवाची नहीं मिल पाता। जैसे मज़हब और धर्म कभी एक दूसरे के पर्याय नहीं हो सकते। ठीक। बिल्कुल सही तो बात। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक यहाँ पे जैसे जब धर्म की बात आती है तो एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य है। ये तो अगर बहुत ज़रूरी पड़ गई कोई चीज़ कि मुझे धर्म शब्द से ही उसे व्यक्त करना है, तो उसे वहाँ पे मैं मज़हब नहीं रख सकता। या फिर अ, एक जैसे उस शेर में कि ले पहले भू से रूह की। अब यहाँ पे अगर मैं जो भू है वो कहीं ज़्यादा, क्योंकि वो भूमिजा हैं। वो वो बिल्कुल। ज़मीन की पैदाइश कह देना सीता के साथ न्याय नहीं है। चूँकि वो बिल्कुल सही। भूमिजा हैं, और वो कहीं न कहीं वो, तो भू कह देने से वो सारी चीज़ें कहीं अधिक क्लियर हैं, वो कहीं अधिक अर्थवान होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा नाहमवारी दिखाई देती है। जैसे लगता है कि मेरे गज़लों की भूमि थोड़ी समतल नहीं है, लेकिन गज़ल दरअसल बनी ही ऐसे है। शुरू-शुरू में जब गज़ल आई तब भी किसी को पसंद नहीं आई चीज़ें ये। जब वली दक्कनी और पुराने जो शोरा लिख रहे थे, तो बहुत सारी बातें उनके साथ कही गई कि अरे ये क्या सुनाया जा रहा है। जब वली दक्कनी दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली वालों को लगता है कि अरे ये क्या है।
तो हर नई चीज थोड़ा सा लोगों को चौंकाती है, और उस चौंकने में दोनों बातें होती हैं, सकारात्मक प्रभाव भी होता है, नकारात्मक प्रभाव भी होता है। हम ये कहें अगर अगर इजाजत किसी ने जी, जी अगर इजाजत हो तो मैं चाय पी लूं, क्योंकि मेरी चाय थोड़ी लग रही है कि ठंडी हो गई है, लेकिन फिर भी बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ठंडी चाय पीने का आदी रहा हूँ। कि इस बात से मैं ये कहना चाहूँगी कि स्वीकार करने वाले को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। आपकी गज़लों जी से जी हमें ये सीखने को मिलता है। जी 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 रुद्र जी, बिल्कुल अगला बिल्कुल। प्रश्न एक तो शिवदत्त द्विवेदी द्विज जी आपसे कह रहे हैं कि एक बानर को पूछती दुनिया, शायद ऐसी कोई गज़ल या शेर है आपका तो वो सुनना हम्म। चाहते हैं। और देखिए मैं ये, एक जी। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चूँकि हम अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, तो एक आपकी ताज़ा तरीन गज़ल के साथ फिर हम इसको समाप्त करेंगे, तो जो भी प्रश्न आप जी पहले जी, लेना चाहें। या और भी कुछ कमेंट हो तो एक बार पढ़ दीजिए, शायद उसमें कुछ और जी, बातें निकल आए। अनिल श्रीवास्तव जी उन्होंने वेरी नाइस कहा है। संजय स्वतंत्र जी ने कहा है कि तकनीकी अड़चनों के बावजूद भी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। शुभकामनाएँ रुद्र जी। मोहित जी ने कहा धन्यवाद। है आभार भैया। मोहित जी फिर से कह रहे हैं वाह वाह। सर्वेश जी का मैंने पढ़ दिया था कि चंद्रप्रभा छाई है भी सुना दीजिएगा। फाहिमा, जी, फामिना, सॉरी मैं शायद इसका फमीना अली, नाम दे रही हूँ, सॉरी। जी, फामिना, फमीना अली, हाँ, यही फहमीना हम अली। I'm जी, really sorry, प्लीज ऑफेंसिव मत होइएगा। इन्होंने कहा कि बेहद उम्दा पेशकश। फिर मोहित जी दोबारा शुक्रिया। कह रहे हैं कि हाँ, जी, जी जी, उनको शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जी जी, हाँ, आपको शुक्रिया। और मोहित जी ने बहुत सारे आपके लिए हार्ट्स भेजे हैं। और इस तरीके हम्म। से फिर शिवदत्त द्विवेदी जी कह रहे हैं कि एक बानर की पूछती दुनिया सुना दीजिए। मोहित जी का दूसरा प्रश्न आया है कि कौन सी चाय पी रहे हैं। अब ये मोहित आएंगे तब पिलाई जाएगी ये चाय, मैं यहाँ क्या बताऊं कि कौन सी चाय। तो एक ये क्वेश्चन वैसे, उन्होंने साथ में ही कह दिया है कि नए लिखने वालों के मार्गदर्शन हेतु भी कुछ कहिए, तो मैं इसका जवाब मैं खुद ही दे देती हूँ कि मोहित जी उसके लिए हम अलग से सेशन लेंगे। आज हम सिर्फ जी, गजलों के बारे हाँ में बात करेंगे। हाँ, वैसे तो नए लिखने वालों में हम खुद भी आते हैं, तो बाकी मोहित जी बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं साहित्य के, इसलिए उनका प्रश्न उनकी तरफ से आया है। और फिर शायद लेकिन डॉक्टर फिरोज मैं सर भी आ गए हैं। डॉक्टर फिरोज सर भी हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अरे, हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद, नमस्ते सर। जी, फिरोज हाँ, जी के सर साथ तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा बीएचयू में आपका, और जी, जी, हाँ, सर ने बहुत अच्छा हाँ, गीत सुनाया था। मैं तो चाहूंगी कि सर भी हमारे साथ आए अगली बार गीतों के जी कार्यक्रम जी, में। किसी दिन उन्हें जोड़िए, और जी, बहुत ही बहुत ही सुरीले कंठ के मालिक हैं। और जी, जी, और बिल्कुल। तो ये जो द्विज जी ने जो फरमाइश की थी, वो शेर है कि वक्त और सांस रोक कर देखा, वक्त और सांस रोक कर देखा, क्या मैंने बात कल खुद को आंख भर देखा। क्या बात है! मैंने वक्त, कल खुद को आँख भर देखा। हाँ, वक्त और सांस। अच्छा देखिए, अब ये जो मिसरा आ रहा है कि वक्त और सांस रोक कर देखा, ये पूरा प्राणायाम एक योग है। कहते हैं कि जी, जी, हमारा प्राण ना हो तो कोई वक्त नहीं है ना। एक एक जो हमारे यहाँ पल है उसको निमिष कहा जाता है, और निमिष का निमिष जैसे पलकों का झपकना हुआ, तो ये पलकों का झपकना भी एक प्राण तत्व की ही क्रिया है। जैसे पंच प्राण है जो हमारे शरीरों को धारण करते हैं, तो उनकी ही एक क्रिया है जम्हाई लेना, पलकों का झपकना। तो ये सारी चीजें, तो अब वहां से देखिए कि वक्त और सांस रोक कर देखा, मैंने कल खुद को आंख भर देखा, एक बानर को पूजते हैं लोग, एक एक बार बानर को पूजते हैं लोग, राम के नाम का असर देखा। क्या बात है! एक बानर को और पूजते हैं लोग, राम के नाम का असर राम देखा। के नाम का असर देखा। क्या बात! तो एक मुझे इससे एक रुबाई याद आ रही है। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। ये रुबाई बस मुझे मिल जाए, ना मिले तो कोई बात नहीं। चलिए फिर अगले पड़ाव पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं, रुद्र जी आपसे मैंने आग्रह किया था कि एक गजल सुनाइए।
गजल। जी। देखिए कुछ इधर बीच अगर मैं कहूँ कि कुछ गजलें नहीं हुई हैं मुझसे, जी, तो जी। मैं चाहूँगा कि आप हाँ, गज़ल 1-2। सुना दीजिए। जी, हाँ? जी, हाँ, आप हाँ, 1-2 गज़ल एक गज़ल जारी है, तो उससे 1-2 शेर मैं सुनाता हूँ और मैं चाहूँगा कि आज इधर बीच मैंने थोड़ा-सा मन फेरवट समझिए, जो गाँव में कहा जाता है कि थोड़ा मन फेरवट के लिए कोई चीज़ें होती हैं। जैसे गालिब कहते हैं कि कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयाँ के लिए। वो कहते हैं कि गज़ल का जो दायरा है बड़ा छोटा पड़ जा रहा है मेरे शेर बयान के लिए, तो कुछ और चाहिए। तो कुछ और की तरफ मैंने रुख किया है। जिस विधा में आप बहुत ही अच्छी कविताएँ आपकी मुझे लगती हैं। स्त्री वाह! का पुरुषार्थ मतलब पढ़ना कविताएँ सुनाई अपने आप में एक अलग अनुभूति रही है। ख़ास तौर से वो जो पिता वाली कविता है, उसने मुझे बहुत ही भावुक किया था जब आप बीएचयू में सुना रही थीं। अगर वाक़ई में वहाँ भीड़ नहीं होती तो मैं फपक पड़ता। कैसे मैंने कंट्रोल किया है वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ। तो वो विधा भी अपने आप में एक अनूठी विधा रही है। केदारनाथ सिंह मेरे प्रिय कवि रहे हैं और जी, उनकी बिल्कुल कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लगा कि अ, इस विधा में भी कुछ बातें कही जा सकती हैं। तो मैं एक गज़ल सुनाता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस सेशन को समाप्त करने से पहले जो मैं छंदमुक्त कविता की तरफ बढ़ा हूँ, उससे भी 1-2 एक कविताएँ मैं सुनाऊँगा आपको। तो देखिए जो नई गज़ल हो रही थी उसके कुछ शेर मैंने फ़ेसबुक पे डाले भी थे। शेर था कि शेर उसमें है कि उसका एक मतला है कि जब खंगाले है बुलबुला खुद को, जब जब खंगाले हैं खंगाले है बुलबुला खुद को, उस पे दरिया करे है वाह खुद को। यानी उस पे दरिया खुद को वाह करे है, खोले है। यानी जब कोई क्या बुलबुला खुद को खंगालता है, ये बुलबुला हम हैं। जी, आदमी बुलबुला है पानी का। तो जब ये खुद को खंगालता है तो जो हम जिसके अंश हैं, जिस दरिया के अंश हैं बुलबुला के रूप में, वो दरिया अपना अस्तित्व हम पे खोलता है। तो वो शेर में मैंने ढाला कि जब खंगाले है बुलबुला खुद को, उस पे दरिया करे है वाह खुद को। शेर क्या देखें बात! कि उस पे दरिया करे है वाह खुद को। शेर उसमें था कि इश्क भी क्या कमाल बंदा है, इश्क इश्क भी भी क्या कमाल बंदा क्या है। कमाल बंदा है, ये बना लेता है खुदा खुद को। क्या बात है! इश्क बहुत भी बढ़िया, क्या बहुत कमाल बढ़िया। बंदा है, ये ये बना बना लेता है लेता है खुदा खुदा खुद को। और शेर है इसमें कि काश के चश्मो ज़हन से उसकी, काश के चश्मो ज़हन से उसकी, देखता खुद को, सोचता खुद को। यानी कि उसकी आँखों और उसके ज़हन से खुद को देखता और खुद को सोचता। खुद को सोचता, काश के चश्मो ज़हन से उसकी, देखता खुद को, सोचता खुद सोच को और माना दुनिया के हो सिपासगुज़ार, सिपासगुज़ार शुक्रगुज़ार। माना अच्छा, दुनिया के हो सिपासगुज़ार, क्या कभी बोला शुक्रिया खुद को? क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत माना दुनिया के हो सिपासगुज़ार, क्या कभी बोला शुक्रिया खुद को? और बढ़िया। इसमें एक ये शेर अभी ज़हन में आ नहीं रहे हैं और कोई जब बात ऐसे नहीं, सेशन होते हैं ना तो अच्छा ऐसे सेशन होते हैं तो मतलब दिमाग यहाँ भी रहता है, तो वो वो चीज़ें थोड़ी प्रोसेसिंग थोड़ी हल्की पड़ जाती है दिमाग की। अब हम अच्छा सब और आपकी कविता के इंतज़ार में हैं। जी, अच्छा एक एक और गज़ल हो रही थी जिसमें 2 शेर हुए और वो दे जी, 2 शेर मैं सुना दे रहा हूँ और बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने मिसरा मीर से उठाया था। जी, मीर का शेर है कि अ, तेज़ यूँ ही न थी शब आतिशे शौक, तेज़ यूँ ही न थी शब यानी रात में आतिशे शौक, जो शौक की आग है वो यूँ ही तेज़ नहीं थी। थी खबर गर्म उनके आने की। क्या बात है! थी तो खबर इस गर्म उनके आने की, बहुत बढ़िया। हाँ, इसे ये मीर का शेर है। मीर के थी खबर गर्म उनके आने की, गालिब ने बनाया है खबर गर्म उनके आने की। थी को क्या बात गालिब ने है कर दिया और उसपे उन्होंने उनका शेर है कि थी है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। क्या बात! बहुत है बढ़िया। खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। तो मैंने एक इस मिसरे पे गिरह लगाई जैसे कि
गजल की परंपरा है, किसी का एक मिसरा हम लेके उस पे शेर कहते हैं, जैसे फिराक साहब वाला शेर था। तो शेर मैंने कहा कि दिल को ठंडक मिली थी मुद्दत बाद, दिल को ठंडक मिली थी मुद्दत बाद। क्या बात। दिल को ठंडक मिली थी मुद्दत बाद, थी खबर गर्म उनके आने की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये गर्म और ठंडक का जो एक कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन रख के, कॉम्बिनेशन है। जी 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 जी, दिल बहुत। को ठंडा। अच्छा, यहाँ यहाँ पे एक और चीजें हैं, देखिए शेर को समझने की जो कुंजी होती है उसे भी थोड़ा सा बताता चलो, जो ये कुंजी सबके काम आ सकती है और मेरे काम ज्यादा आती है, कि दिल को ठंडक मिली थी मुद्दत बाद, यानी ये ठंडक बस मिली थी, वो आए नहीं, थी खबर गर्म उनके आने की। ये मिसरा ये भी कह रहा है कि वो आए नहीं, तो बिल्कुल। मुद्दत बाद ठंडक मिली थी लेकिन वो ठंडक बची नहीं। तो शेर जब क्या। कई दृष्टि से खोला जाता है एक शेर को, तो दिल को ठंडक मिली थी मुद्दत बाद, थी खबर गर्म उनके आने की। अब शेर देखें कि वो गले बस लगाने वाला था, वो गले वो बस बस लगाने वाला था। लगाने वाला था, क्या जरूरत थी मुस्कुराने की। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो गले, खुश। शुक्रिया कि वो गले बस लगाने वाला था, क्या जरूरत थी मुस्कुराने की। एक भरम ही वफा का रह जाता, एक धर्म ही भरम ही वफा। वफा का रह जाता, क्या जरूरत थी आजमाने की। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं उन एक छंद मुक्त कविताओं की तरफ। जी, अगर बिल्कुल स्वागत है। कितना वक्त है, कितनी कविताएं मैं सुना नहीं, दूं आप उसमें की। सुनाएं, आप सुनाएं, हम सुन रहे हैं। अब फिरोज सर भी देरी से आए हैं तो वो सुन रहे हैं आपको, हम लोग भी सुन ही रहे हैं। जी जी जी। तो जिस कविता, जो एक तरह से आप मेरी पहली या दूसरी कविता है ये छंद मुक्त विधा की, और जिस कविता ने मुझे बहुत ही बल दिया कि मैं इस तरह की कविताएं लिख सकता हूँ, कुछ मित्रों ने सराहा और उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आप मतलब अच्छा कर सकते हैं। तो वो कविता अभी हाल ही में फेसबुक पे आई भी थी, कि जिस पे आपका कमेंट था, वाह अद्वितीय। तो उसके लिए शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। कि कुछ तो घटा है अघटित, कुछ तो घटा है अघटित हमारी आत्माओं के अंध गह्वर में, जिसने सिरजा है एक ऐसी प्रोज्वल भावना को जो काल के इतिहास में अपूर्व है, बहुत बढ़िया। जो काल के इतिहास में अपूर्व है। अस्पष्टता की सीमा तक स्पष्ट, क्या। अस्पष्टता की सीमा तक अस्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्टता की सीमा तक अस्पष्ट, जिसकी नीरवता पर अवाक हैं सप्त स्वर, जिसकी नीरवता पर अवाक हैं सप्त स्वर, एक अचिन्हे रंग के रूप में चिन्हित कर रहा है जिसे इंद्रधनुष, क्या। एक अचिन्हे रंग के रूप में चिन्हित कर रहा है जिसे इंद्रधनुष, जिसका सकरापन धारने को व्यग्र है सातों आकाश, क्या बात है, जिसका बहुत गहरी। सकरापन धारने को व्यग्र हैं सातों आकाश। और प्रेम, और प्रेम उसे तो इतनी अचरज भरी दृष्टि से देखते कभी नहीं देखा गया, वाह। और प्रेम उसे तो इतनी अचरज भरी दृष्टि से देखते कभी नहीं देखा गया। हेतु बनकर मुग्ध, हेतु बनकर आत्ममुग्ध हुई प्रकृति झूमती ही जा रही है अपने स्वामी संग, हेतु बनकर आत्ममुग्ध हुई प्रकृति झूमती ही जा रही है अपने स्वामी संग। फिर हमारे ही पांव क्यों बिजड़ित हैं सखी, फिर हमारे ही पांव क्यों बिजड़ित हैं सखी, हमारे ही नेत्रों में अश्रु क्यों। क्या बात है। ये पूरी कविता हो थी। गई। मुझे हाँ लगा जी अभी जी और जी। है। बहुत बढ़िया कविता थी, बहुत बढ़िया, बहुत जी बहुत अच्छा। बहुत एक और धन्यवाद। सुना दीजिए। हाँ, एक और सुना रहा है कि जी, जी। तुम्हारे पूर्व मैं ध्यानी था, तुम्हारे पूर्व मैं मैं ध्यानी। ध्यानी था, मुझे प्राप्त हुई थी वर्षों के सघन अभ्यास से यह दुर्लभ परिस्थिति। मैं मानता था कि मैं ध्यानी हूं,
मैं ध्यानी था, कि तुम्हारे पूर्व मैं ध्यानी था, मुझे प्राप्त हुई थी वर्षों के सघन अभ्यास से यह दुर्लभ प्रस्थिति, और तुम्हें बताने में नहीं है कोई लज्जा कि जब उठता था मनोवृत्तियों का विषम ज्वार, तो कभी कभी डगमगा जाती थी मेरे चित्त की सुघड़ नौका। और तुम्हें बहुत बताने में और तुम्हें नहीं कर बताने में नहीं है कोई लज्जा कि जब उठता था मनोवृत्तियों का विषम ज्वार, तो कभी कभी डगमगा जाती थी मेरे चित्त की सुघड़ नौका। किंतु अब तुम्हारे सानिध्य में जब देख लिया है प्रेम के दर्पण में अपना वास्तविक रूप, ज्ञात हो गई है मुझे मेरी आदिम भूल। क्या बात है, किंतु बहुत अब तुम्हारे सानिध्य में जब देख लिया है प्रेम के दर्पण में अपना वास्तविक रूप, ज्ञात हो गई है मुझे मेरी आदिम भूल, बहुत कि बढ़िया। मैं ध्यानी नहीं वरन ध्यान हूँ। क्या बात है। कि मैं ध्यानी नहीं बना वरन ध्यान हूँ, चित्त की नौका नहीं चित सिंधु हूँ। चित सिंधु यानी चेतना का सिंधु। कि जी मैं जी। ध्यानी नहीं वरन ध्यान हूँ, चित्त की नौका नहीं चित सिंधु हूँ, जिसमें उठने वाली मनस तरंगें विषम ज्वार नहीं मेरी ही मनोहारिणी लीलाएं हैं। क्या बात है। जिसमें बहुत उठने वाली मनस तरंगें विषम ज्वार नहीं मेरी ही मनोहारिणी लीलाएं हैं, कि भक्त बनने के संभ्रम में खो दिया था ईश्वर ने अपना ईश्वरत्व। क्या बात कि है। भक्त बनने के संभ्रम में यानी खो दिया। ध्यानी बनने के चक्कर में मैं ध्यान से च्युत हो गया था, कि भक्त बनने के संभ्रम में खो दिया था ईश्वर ने अपना ईश्वरत्व। तुम्हें प्रेम नमन मेरी चिर संगिनी। क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया कविता है आपकी। छंदमुक्त कविताएं तो बहुत बढ़िया है। अच्छी अरे शुरुआत है। बहुत बहुत जी अच्छी जी शुरुआत है। धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर कुछ कोई प्रश्न हो तो कर सकती हैं, वरना एक, चूंकि बनारस में बैठा हूँ तो जी एक जी। बनारस, जिसमें एक बनारस का बिंब उभरता है, वो एक कविता जी सुना के फिर इस सेशन को विराम बिल्कुल दिया बिल्कुल। जाएगा। अब प्रश्न तो तो क्या नहीं है, बस मैं आपकी तारीफें की हैं सर, काफी सराह रहे हैं। फाइमा जी भी अ, ने भी कहा कि आपकी छंद युक्त कविताएं पढ़ने का अंदाज बहुत बेहतरीन है, सलामत रहे। और मोहित जी ने भी तारीफें शुक्रिया। की हैं। प्रश्न नहीं है अब। जी जी, ये बहुत जी अच्छी बात है कि जब सारे प्रश्न गिर जाते हैं तो असली उत्तर पैदा होता है। जी तो जी। तो एक कविता आखिरी सुनाते हैं, फिर इस बिल्कुल स्वागत। सेशन को अगले सेशन के लिए विराम दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। तुम्हें सोचते हुए प्रवेश कर जाता हूं अर्थों के, तुम्हें सोचते हुए प्रवेश कर जाता हूं अर्थों के, एक ऐसे अदृष्ट पूर्व संसार में, जो आपका अश्रुत पूर्व है, यहाँ अदृष्ट पूर्व। जी तुम्हें जी। सोचते हुए प्रवेश कर जाता हूं अर्थों के, एक ऐसे अदृष्ट पूर्व संसार में, जहां प्राप्त है शब्दों को मौन की सी गरिमा एवं प्रतिष्ठा। क्या बात है, तुम्हें जहाँ प्राप्त सोचते हुए प्रवेश कर जाता हूं अर्थों के, एक ऐसे अदृष्ट पूर्व संसार में, जहां प्राप्त है शब्दों को मौन की सी गरिमा एवं प्रतिष्ठा। उभरती है मानस पटल पर अंतर्ग्रथित छवियों की एक ऐसी श्रृंखला, उभरती है मानस पटल पर अंतर्ग्रथित छवियों की एक ऐसी श्रृंखला, जिसकी तरल झिलमिलाहट को बेधने में अक्षम है विश्व के इस अविनाशी नाटक का कठोरपन। क्या बात है। बहुत बढ़िया, उभरती बहुत है बढ़िया। मानस पटल पर अंतर्ग्रथित छवियों की एक ऐसी श्रृंखला, जिसकी तरल झिलमिलाहट को बेधने में अक्षम है विश्व के इस अविनाशी नाटक का कठोरपन। तुम्हारी सुधियों की उष्मा से पिघलने लगती है देह की जड़ी भूत हिमानी। तुम्हारी सुधियों की उष्मा से पिघलने लगती है देह की जड़ी भूत हिमानी, और बनकर बहने लगती है चेतना की अदेह गंगा। क्या और बात है। बनकर बहने लगती है चेतना की अदेह गंगा, जिसके किसी मनोरम घाट पर आंखों में आंखें और हाथ में हाथ डाले हम दिखाई देते हैं चाय पीते हुए। क्या बात है। जिसकी जिसके किसी मनोरम घाट पर आंखों में आंखें और हाथ में हाथ डाले हम दिखाई देते हैं चाय पीते हुए, और किसी एक अंतहीन मौन वार्ता में निमग्न।
और किसी सीख एक अंतहीन मौन वार्ता में निमग्न, किंतु अभी, यानी इस वक्त, किंतु अभी अविनाशी काशी के क्षण क्षण छीजते एक घाट पर बैठा एकाकी, किंतु अभी अविनाशी काशी के क्षण क्षण छीजते एक घाट पर बैठा एकाकी, सोच रहा हूं काश के मैं देख पाता स्वयं को, काश के मैं काश देख पाता स्वयं को तुम्हारी करुण दृष्टि से तुम्हें सोचते हुए। वाह क्या बात बहुत बढ़िया बस बहुत बढ़िया इतना इतना। बहुत अच्छा बहुत लिख बहुत रहे हैं रुद्र धन्यवाद। जी आप लिखिए बहुत जी अच्छा जी जी। जी अ, हमारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद अभी गीता बहुत विश्वकर्मा जी ने कहा है कि आप मुक्त छंद भी लिखते हैं उनको अभी पता चला और गजल वो आपकी नहीं सुन पाई हैं तो इसके जी, मुक्त लिए छंद तो मैं लिखता हूँ, मुझे भी हाल ही में पता चला है। जी जी तो और मोहित जी गीता वापस से दीदी को अपनी मेरा तारीफ प्रणाम। कर रहे हैं जी, जी तो आप सभी का धन्यवाद रुद्र जी आपका बहुत धन्यवाद हम आप हमारे मंच पर आए धन्यवाद आपका भी कि आपने इस मंच पर बुलाया और इतने मतलब बहुत ही प्यारा सेशन रहा। ये बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। बहुत वो चीजें पता नहीं चलती हैं कि क्या सीखा मैंने, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ। और जी आप जैसी संचालिका हो तो फिर कोई बात ही नहीं। धन्यवाद दोबारा हम फिर से आपसे मिलना चाहेंगे तो धन्यवाद आपका विदा लेते हैं हम